हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज पद्य खंड चैप्टर नंबर 4 आत्मकथ्य, इसका प्रतिपाद्य विषय अर्थात सारांश और काव्य सौंदर्य जानेंगे। चूँकि कविता की व्याख्या पहले वीडियो में हो चुकी है, अगर व्याख्या देखना हो पढ़ना हो तो आप लोग चैनल में सर्च करिए और वहाँ व्याख्या पढ़िए। इस वीडियो में आत्मकथ्य का सारांश और जो काव्य सौंदर्य है उसको जानेंगे। आत्मकथ्य कविता में कवि के व्यक्तिगत जीवन की झलक है। यह कविता कवि के निजी पीड़ा का दस्तावेज है। इस कविता में कवि ने अपनी जीवन गाथा, अपने सुख दुख, आकांक्षा, क्षोभ आदि के भाव अंकित किए हैं। अंतिम पंक्तियों में निराश और असफल प्रेमी की पीड़ा प्रकट हुई है। कवि का मधुप अर्थात मनरूपी भंवरा हिंदी की भ्रमर गीत काव्य परंपरा के भंवरे से भिन्न है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का भंवरा मधु लोलुप है, स्वार्थी है, चंचल व अस्थिर है, जबकि प्रसाद जी का मधु पीड़ित व भावुक प्रेमी का प्रतीक है। कवि अपने जीवन के कड़वे अनुभवों की चर्चा करते हुए अपने अतीत को याद कर दुखी होता है। कवि को गुनगुनाता हुआ भंवरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी गुंजार द्वारा अपनी जीवन गाथा सुना रहा हो, अपने जीवन के सुख दुख की कहानी कह रहा हो। उसके जीवन में कभी बहार आई थी पर आज पतझड़ है, अर्थात जीवन में कभी खुशियाँ थी, उमंग थी व आनंद था, परंतु आज निराशा, दुख व सूनापन है। भंवरे की गुनगुनाहट उसके दुखी हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। वह जीवन के इस सत्य का उद्घाटन कर रही है कि संसार दूर दूर तक फैले हुए नीले आकाश के समान है, जिसमें असंख्य मनुष्य रहते हैं। वे जीवन जीते तो हैं, परंतु उनका जीवन निराशा, दुख व कष्ट से भरा है। मानव इतना निष्ठुर तथा स्वार्थी है कि वह असफल और निराश लोगों की दुख गाथा सुनकर सहानुभूति प्रकट करने के बजाय तीखी व्यंग्यवाणी बोलकर उनका उपहास उड़ाता है, उनकी उपेक्षा करता है। यही सत्य है। फिर भी कवि कहता है कि उससे उसकी जीवन गाथा लिखने का आग्रह किया जाता है। अपने जीवन के दोषों व कमजोरियों के विषय में बताने को कहा जाता है, पर उनका जीवन तो रसहीन व आनंद विहीन है। उनकी गागर भरी नहीं बल्कि खाली है, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, अर्थात उसमें सुख व रस की एक बूंद भी नहीं है। ऐसी नीरस आत्मकथा से पाठकों को क्या आनंद मिलेगा। कवि ने अपने निजी जीवन में अपने मित्रों, सहकर्मियों व संबंधियों के दोहरे व्यवहार की ओर संकेत किया है। कवि कहते हैं कि यदि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए विवश किया गया तो संभव है कि अपने निजी जीवन के अनुभवों की चर्चा करते हुए उन व्यक्तियों की कलई खुल जाएगी जिन्होंने छल कपट व विश्वासघात से उसके जीवन की गागर को खाली कर दिया। अब ये स्वयं आनंद मग्न हो चैन का जीवन बिता रहे हैं। यदि कवि अपने जीवन का सार पूरी सच्चाई व ईमानदारी से लिखने बैठे तो दुनिया उसके भोलेपन, उसके निष्कपट व्यवहार तथा सरल स्वभाव का मजाक उड़ाएगी। आत्मकथ्य लिखने की यही विडंबना है कि दूसरे लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार का भी पर्दाफाश करना होगा। अतः इसमें ना कवि का लाभ है ना दूसरों का। कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि उसके जीवन में अतीत की मधुर यादें भी हैं। उसके जीवन में ऐसे सुखद क्षण भी आए थे जब उसके जीवन में सुख की चांदनी बिखरी थी। वे उन्मुक्त हंसी हंसते थे, अपने मन की बात खुलकर करते थे। कवि उन मादक क्षणों का, चांदनी रातों का, मुक्त कंठ के हास्य परिहास का तथा प्रेम भरी अनुभूतियों का वर्णन कैसे करे, क्योंकि वे सुख के क्षण अल्पजीवी थे। कवि अपने अधूरे सपने के टूटने तथा प्रिय की उपेक्षा, उदासीनता की ओर संकेत कर रहे हैं। साथ ही प्रेयसी के सौंदर्य व उसके सानिध्य से प्राप्त होने वाले सुख की भी कल्पना की है। कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस सुख का सपना देखते देखते उसकी आंखें खुल गईं,
वे उसे प्राप्त ना कर सके। जिससे मिलने, जिसे पाने की कामना और कल्पना करते रहे, वह उनके आलिंगन में आते आते रह गया, अर्थात उनका वह सुख का सपना टूट गया, वह साकार ना हो सका। कभी अपनी प्रेयसी की सुंदरता को याद कर कह उठते हैं कि वह बहुत सुंदर थी। उसके लालिमा युक्त कपोलों की सुंदरता के आगे प्रातःकाल के सूर्योदय की लाली भी लज्जित हो जाती थी। पूर्व दिशा उसी के अर्थात प्रेयसी के कपोलों की लालिमा के कारण लाल हो गई है। उनकी प्रेमिका के कपोलों की सुंदरता को पूर्व दिशा ने ग्रहण कर लिया है। कभी प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें समस्त प्रकृति ही प्रेममयी दिखाई देती है। कभी स्वीकार करते हैं कि उसके निराश जीवन में आज ना तो कोई सुख है न आशा। फिर भी अतीत की मधुर यादें तथा प्रिय के संग बीते क्षणों की स्मृति उनकी जीवन यात्रा के लिए अवलंब बन गई है, सहारा बन गई है। इन्हीं सुखद स्मृतियों के सहारे शेष जीवन काटा जा सकता है। थके हुए यात्री के पाथेय भोजन सामग्री व जल आदि के समान ये यादें उनके जीवन का आधार बन गई है। अब किसी को उनके अंतर्मन की सीवन अर्थात सिलाई खोलकर क्या मिलेगा। उन्होंने अपनी व्यथा को सुनहरी यादों के आवरण से ढक रखा है। उसे हटाकर उनके घावों को क्यों कुरेदना चाहते हो, अर्थात उनकी पीड़ा को दबे ही रहने दो। कभी का जीवन काल छोटा व साधारण है, परंतु इस छोटे से जीवन में कुछ महान कार्य तथा घटनाएं ऐसी हैं जिनका उनके जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने अमर तथा कालजयी कृतियों की रचना से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे सोचते हैं कि उन सभी का आत्मकथा में उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि बीते दिनों की यादों को सुनकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उनके व सबके लिए यही हितकर है कि कभी अपनी जीवन गाथा कहने के बजाय औरों की गाथा सुने। वैसे भी आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय नहीं आया है। उनकी पीड़ा थक कर हृदय की गहराइयों में सोई पड़ी है, उसे जगाना अनुचित है। कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी पीड़ा सुनकर दूसरे भी दुखी हों। वैसे भी संसार के लोग इतने स्वार्थी व संवेदन शून्य हो गए हैं कि वे कभी के दुख से तनिक भी दुखी ना होंगे। इससे तो अच्छा यही है कि कभी अपनी पीड़ा को अपने तक ही सीमित रखें। काव्य सौंदर्य आप जान लें। खड़ी बोली में रचित कविता है, रचना छंद मुक्त है, कथात्मक शैली है, मुहावरेदार शैली जैसे कंथा की सीवन को उधेड़ना, आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। पतझड़ सूनेपन का, मधुप मन का, पत्तियां जीवन के पलों का, अनंत नीलिमा अंतहीन संसार का प्रतीक है। सुख के दो अर्थ हैं। भावना शून्य व्यक्तियों को कवि की दुख भरी गाथा सुनकर प्रसन्नता होगी तथा संवेदनशील व्यक्तियों को यह करुण कहानी सुनकर क्या सुख मिलेगा, अर्थात दुखी ही होंगे। कवि ने कुशल शब्द शिल्पी की भांति सुंदर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, जैसे असंख्य जीवन इतिहास। अनकहे रूप में भी अतीत की मधुर यादों का भावात्मक चित्रण है। प्रेम व वेदना के भावों की प्रमुखता के कारण माधुर्य गुण प्रधान है। एकल संवाद से रचना में सजीवता आ गई है। छायावादी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। आशा है इस वीडियो से आपको आत्मकथ्य इस पाठ का सारांश अर्थात प्रतिपाद्य विषय और काव्य सौंदर्य समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।